कैसे क्या हाल है भैया? और बताइए क्या हाल चाल है? बस चर्चा चल रही थी क्या? बड़ी अच्छा लगा आपसे आप आए। बस धन्यवाद। आप देखकर बहुत ही कितनी सही वाला बस आप तो बड़े भैया जैसे हमारे। क्या क्या चर्चा चल रही है यहाँ पे? चर्चा ये चल रही है, केस चल रहा है यहाँ पर। उस केस के अंदर हम ये देख रहे हैं कि उसमें डिफेंस कैसे करें, क्योंकि वो जो चाकू यूज हुआ है ना वेपन, अच्छा वो उसके फेवर में है कि इसने कराया ही नहीं है। अच्छा तो अगर कराया तो फिर हम कैसे डिफेंस राइट करेंगे? राइट राइट। तो वो डिफेंस हम सोच रहे हैं कि ये निकाल दें, कुछ एलिमेंट के सही केस निकल जाए, क्योंकि एक्सपर्ट ओपिनियन जो है 99% श्योर नहीं होता एज टू की हाइपर। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर फ्रेश एंड अमेजिंग न्यू इंटरव्यू पॉडकास्ट। तो आज हम आप देख सकते हो कि इनके साथ बैठे हैं भाई, जो आप हम लोग रील्स देखते हैं इंस्टाग्राम पे, मोस्ट पावरफुल पर्सन वकील साहब के साथ आज हम बैठे हैं। तो सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत धन्यवाद प्रथम जी, आप यहाँ पर आए और आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। आपने दिया सर यूथ के लिए। और आज जितने भी लॉ स्टूडेंट्स हैं जो इंटर्नशिप कर रहे हैं या लॉ करना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत गाइडेंस भरा सेशन रहने वाला है। और कुछ केस स्टडीज़ भी इंटरेस्टिंग आपको इसमें जानने को मिलेगी, तो कंप्लीट देखना और अभी से लाइक कर दो, पसंद आने वाला आपको सेशन ये। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शुरुआत करूँगा कि बच्चे लॉ करना चाहते हैं तो क्या माइंडसेट रखना चाहिए एक लॉ शुरू करने से पहले? अपने माइंड में क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए? प्रथम जी, आपने जो पहला सवाल पूछा कि बच्चे लो करना चाहते हैं, ये एक बहुत ही अद्भुत सवाल है, क्योंकि आज के समय में ना हर यूथ के उसमें ये सवाल रहता है कि मैं लो करूं या ना करूं, और करूं तो कि इसमें फ्यूचर आगे का क्या है, किस तरीके से हमें आगे वो करना है। क्योंकि इस फील्ड के अंदर जो है इंसान को एक लंबे अनुभव की ज़रूरत होती है। तो जो भी इस फील्ड में आना चाहता है, पहले तो आप बिल्कुल टेंशन ना ले, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाए, रिलैक्स हो जाए, क्योंकि आप जिस फील्ड को आप चुन रहे हो ना, ये भारत का एक ऐसा आत्मनिर्भर एक व्यवसाय है जो कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये प्रोफेशनल है। ये तो आप इंडिपेंडेंट एक ऐसा वर्क कर रहे हो कि जो कि आप जो है पूरी गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, आप व्यक्ति हो या सेकुलर कोई पर्सन हो, आप उसके अगेंस्ट भी कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि आपको ऑथेंटिक पावर मिलती है। एडवोकेट एक्ट 1961 आपको ये पावर देता है, इतनी चीज़ें बताता है, जिससे कि आप अपने राइट को, जब वोल्यूशन होता है फंडामेंटल राइट का, तो आप उस राइट को जो है अपने अधिकार को फाइट करते हो, लड़ते हो। तो प्रथम जी, पहला पर्सन ये आता है आजकल बच्चों के उसमें कि मैं LLB क्यों करूँ। तो अब क्यों करने का मतलब ये है कि यार आगे इसमें पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, फेम मिलेगा नहीं मिलेगा, या हमें कोई गाइडेंस मिलेगी नहीं मिलेगी। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, यदि आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो आप माइंड से ये सब चीज़ें निकाल दो कि आपको इसमें पैसा नहीं मिलेगा। इस फील्ड में जितना पैसा है, जितनी अर्निंग है, शायद किसी फील्ड में नहीं है। लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा, वो ये काम है कि आपको अर्निंग से पहले लर्निंग के बारे में सोचना पड़ेगा। फोकस ऑन योर लर्निंग। इफ़ यू आर डूइंग एनी क्या नाम है, BLLB या LLB, दो तरह की LLB होती है, जो कि वो बताते हैं कि भाई आप BLLB कर रहे हो 5 साल की, जो 12th के बाद होती है। एक LLB होती है जो आफ्टर ग्रेजुएशन होती है। तो आप पहले ये डिसाइड करें कि आप LLB BLLB कर रहे हो या 5 साल वाली कर रहे हो या फिर आप 3 ईयर वाली कर रहे हो। तो आपको फोकस करना उस चीज़ पे। तो कौन सी सही रहती है एक स्टूडेंट के लिए चुनना, कौन सी सही रहेगा आपके हिसाब से, अगर आपकी गाइडेंस लेना चाहिए इसमें? देखो, यदि अगर कोई लॉयर ही बनना चाहता है तो मुझे लगता है कि आफ्टर 12th आप अपनी BLLB करो। और इसमें एक बात और कंफ्यूजन ये रहती है बच्चों को कि BLLB को बहुत बड़े कॉलेज से करे या बहुत नामी गिरामी हो, तो वो क्या करते थे, शुरू में अपने माँ बाप का 10-20 लाख रुपए वेस्ट कर देते हैं। तो मैं आपको ये बताऊंगा, कभी भी BLLB करो या कोई भी कोर्स ऐसा कर रहे हो आप जिसमें जाना चाहते हो, खासकर लॉ में, तो आप मिनिमम एवरेज वाले कॉलेज चुने, क्योंकि डिग्री कहीं की भी हो, ध्यान रखना आप वकालत पूरे हिंदुस्तान में कर सकते हो। इफ़ यू आर एनरोल्ड इन दी AIB, इन दी ऑल इंडिया बार एसोसिएशन, ठीक है, आप कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और कहीं ऐसा नहीं है कि दिल्ली का वकील है तो वो राजस्थान में प्रैक्टिस नहीं करेगा, कहीं ऐसा नहीं है कि भाई वो अदर स्टेट हमें बाढ़ करती है। आप पूरे हिंदुस्तान में 30 स्टेट में कहीं भी प्रैक्टिस करो, बिना उसके करो। तो आप इस प्रोफेशन को चुनो। राइट मीन्स अगर एडवोकेसी करना चाहता है कोई बच्चा, लॉ करना चाहता है, तो उसको साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स क्या ले, या कुछ भी ले सकता है वो? बहुत अच्छा सवाल है प्रथम जी। सबसे पहले तो यदि आप वकील ही बनना चाहते हैं, अपने आफ्टर 12th आप अपने गोल को पहले तो डिसाइड करो, what do you want to become in your life. If you want to be a lawyer, right, so you will have to decide in your mind, you will have to, after 12th you will have to do a BLLB,
और Yes. बीएलएलबी यदि आपको करनी है तो आप एक बिल्कुल मिडिल में जाओ। आप ना तो हायर कॉलेज में Right. जाओ ना लो कॉलेज सो में, आर्ट से मीन्स आर्ट से कर आर्ट सकते साइड हैं। चुनो। सो सर जैसे अभी आपने ये चीज़ क्लियर की कि आर्ट्स ले सकता है या कोई भी ये वो, और सबसे बड़ा चीज़ ये रहती है, सबसे बड़ी चीज़ एक स्टूडेंट के माइंड में कि यार वकीलों का रुतबा, उनकी पावर, जो हम आजकल इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप भी देखते होंगे, तो वो क्या चीज़ था, हमें वो समझाएंगे थोड़ा पावर का सीन। पावर का सीन तो मैं आपको देखो ये बताऊंगा कि सबसे पहली बात ये है कि कानून का अगर विधि विशेषज्ञ का हम बताते हैं हाँ। तो वो एडवोकेट से बड़ा नहीं है, क्योंकि Right. वो उसमें एक्सपर्ट है। हम्म दूसरी बात ये होती है कि जब कोई बीएलएलबी या एलएलबी कोई भी बच्चा करता है तो एक बीएलएलबी करने के लिए 12 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, हाँ। एक एलएलबी करने के लिए 15 सब्जेक्ट 15 पढ़ने पड़ते subject। हैं। और वो 12 से 15 सब्जेक्ट जो है ना, क्योंकि बीएलएलबी 5 साल की होती है, 5 साल Right। आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, सीपीसी, ठीक है, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट है जो पूरे हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, पूरे 145 करोड़ की जनसंख्या को हमें जो उनके अधिकार दिलाने हैं, हाँ। तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ना कैसे पड़ेगा? रात दिन पढ़ना पड़ेगा। राइट। क्योंकि अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हम अगर किसी को उसका अधिकार नहीं दिलवा पाएंगे तो हमें कौन मानेगा हम वकील है? राइट। सामान्य व्यक्ति भी अपना अधिकार ले सकता है ना, Yes। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है, फंडामेंटल राइट्स बता, आप अधिकार लो। लेकिन पर्टिकुलर हमारे पास इस चीज की डिग्री है, हमने ली है, एक्सपर्ट है हम, Expert तो हम है। ये बताएंगे कि भाई इस कानून के तहत, इस फंडामेंटल राइट के तहत आप ये कर सकते हो। कोई भी व्यक्ति हो, वो सामान्य व्यक्ति हो, यदि कानून को पढ़ लेता है तो पावर तो उसमें भी आ जाएगी। Okay। आजकल आपने देखा होगा होटलों में बच्चे जाते हैं वहां पर, हाँ। तो उनको पकड़ लिया जाता है, कहता है आप तो यहाँ पर होटल में कैसे आए, कैसे आए? बिना उसके कैसा है। और यदि आपके पास हाई कोर्ट की भी, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, लैंडमार्क, कि अगर आप होटल में हो और होटल के टाइम पे अगर आप 18 ईयर्स प्लस हो तो आपको कोई भी पुलिस वाला, कोई भी व्यक्ति आपको रोक टोक नहीं कर Right। सकता। कॉन्स्टिट्यूशन आपको पूरा राइट देता है, ना ही किसी भी पुलिस वाले को आपका पर्सनल आईडी चेक करने का वो है, ना कोई आपको बताने की जरूरत है, और ना ही आप उसको जानकारी दिए। आप सीधा 100 नंबर पर कॉल करिए, आप बताइए ये हमारा फंडामेंटल राइट है, हम कानून के अंतर्गत और कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत हम अपने अधिकार के साथ जिएंगे। राइट। मेन प्रॉब्लम आजकल कपल्स को यही आती है होटल्स में कि हाँ पकड़ लेते हैं, या कुछ परेशान करने के चक्कर में ये चीज़ें। तो आप लोगों को पावर का ये सब चीज़ें पता चल गई। तो सर जैसे अब एलएलबी कर ली या ये सब चीज़ें कर ली, मेन फंडा आता है इंटर्नशिप का। बच्चे यहीं परेशान हो जाते हैं। तो इंटर्नशिप ढूंढना मुश्किल काम बोला जाता है, तो क्या आपको लगता है मुश्किल काम है, और सही जगह जाएं, कैसे जाएं, थोड़ा गाइड करेंगे? मैं पहले तो सभी अपने जो लोग कर रहे हैं हमारे भाई, उनके लिए, बहनों के लिए एक मैसेज देना चाहूँगा। पहले तो अपने माइंड से ये क्लियर करो कि आप, जैसे कुछ लोग कहते हैं मैं क्रिमिनल लॉयर बनना चाहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं मैं सिविल लॉयर बनना चाहता हूँ, तो आप पहले, आपको जो सब कुछ सीखना है, आप ये नहीं है कि आपको एक ही फील्ड में भी स्पेशलिस्ट बनना है तो मैं भी क्रिमिनल ही सीखूंगा। तो आपको क्या करना है, आपको सब कुछ सीखना है, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जो है किताबें पढ़नी पड़ेगी। आपको जो साइटेशन होती है, जजमेंट्स होती है, जो कानून रोज आ रहा है, आप उसको देखो। आप कोर्ट में जाते हो, आप ठीक है प्रैक्टिस कहीं भी करो, कोई सीनियर बुरा नहीं होता, वो हमेशा आपको जब तक बताएगा जब तक आप पूछोगे। राइट। जब आप पूछोगे नहीं तो आपको बताएगा नहीं। तो सभी के लिए गाइडेंस है कि यदि आप सीखना चाहते हो, आप किसी भी सीनियर के पास लगो, कोई बुरा नहीं। आप इतने सवाल रखो कि जब आप सुबह 9 बजे आप इंटर्नशिप में जाते हो और शाम के 5 बजे तक आपके पास कम से कम जो है 20 से 25 सवाल होने चाहिए। आपको क्लियर होना चाहिए कि आप यहाँ पर अगर आ रहे हो तो आपको उन सवाल का जब तक जवाब नहीं मिला तो आपको जाना नहीं है। राइट। और आपको लगता है कि उन सवालों का जवाब नहीं मिलता तो आप अपनी इंटर्नशिप करके सीनियर चेंज करो। राइट। क्योंकि देखो, आप प्रैक्टिस करोगे, आप अच्छे वकील बनना चाहते हो तो आपको जो अपनी क्लैरिफिकेशन करनी पड़ेगी, आपको कानून के बारे में जानकारी जाननी पड़ेगी, वरना बिना जानकारी के आप अच्छे लॉयर नहीं बन पाओगे। क्योंकि पूछेंगे नहीं तो वो आपको जानकारी नहीं मिलेगी। और सर ऐसा भी होता है ना कि एक सीनियर के पास 10 जूनियर हैं, तो वो सब पर पर्सनली खुद तो जाएगा नहीं ना, उनको आना पड़ेगा। तो ये चीज है, खुद भी एक्शन आप लोगों को लेना पड़ेगा, खुद ही एक्शन लेना पड़ेगा। क्योंकि पार्टी जैसे आपने बताया कि खुद लेना पड़ता है। 90% जूनियर भी ये सोचते हैं कि अगर आ गए हैं ना तो अब सीनियर हमें बताएगा, हम नहीं पूछेंगे। जब तक सीनियर नहीं कहेगा ना तो हम कोई सवाल नहीं पूछेंगे। अरे यार, कानून के इतने सवाल पूछो। अगर मान लो तुम्हारे पास चार्जशीट आती है, आप पूछो चार्जशीट क्या होती है, कौन से सेक्शन के अंतर्गत होती है, कोई एक्यूज बंद होता है, पूछो क्या होता है। और सबसे पहले तो मैं आप सभी इंटर्न को एक गाइडेंस दूंगा कि जब भी आप किसी भी कोर्ट में इंटर्नशिप करने जाते हो, कोर्ट की सारी ईंटें गिन दो। मीन्स आपको पता होना चाहिए कौन से कोर्ट में कौन सा जज बैठा है,
कौन से कोर्ट के अंदर कौन सा जज किस पद पे है, वो पद क्या होता है, वो किस लिए आता है। इसके बाद आपको कोर्ट के अंदर कुछ स्टाफ्स होते हैं, उन स्टाफ्सों के बारे में पता होना चाहिए। एलमत क्या होता है, रीडर क्या होता है, प्रोसिक्यूशन क्या होता है, नायब कोर्ट क्या होता है। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप जो है कोर्ट में जाएंगे तो फाइलिंग वहाँ पर किस तरीके से होती है। आपको पता होना चाहिए कि आपका जो फोकस, जब तक आपका लोकल स्टैंडिंग क्लियर नहीं होगा, आपका माइंड और विजन क्लियर नहीं होगा, आप लो के लिए प्रॉपर नहीं हो। और यदि एक बार आपको ये चीज़ें समझ में आ गई तो आप समझ लेना कि आप जो है एक अच्छे वकील बन के जरूर आओगे। और एक बात और जो प्रथम जी बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको वकील ऐसे बनना है जैसे तैयारी जज की कर रहे हो। राइट, ठीक है ना। आपको जज बनने के लिए तैयारी करनी है, क्योंकि ध्यान रखना, अगर 1% जज नहीं बनते हो तो अच्छे वकील बन जाओगे। अच्छे वकील बन जाओगे। कितना अच्छा पॉइंट बोला सर ने, सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ रहेगी। और देख सकते हो कि चीज़ें, और आपको अगर ये चीज़ लग रही हो, थोड़ी महसूस हो रही हो कि सर ज़्यादा बोल रहे हैं, मैं कम बोल रहा हूँ, तो आपको यहीं से पता चल चुका होगा वकील बोलते हैं बहुत ज़्यादा, तो भाई दूसरों को सुनना पड़ता है, तो हम सुन रहे हैं यहाँ पे। सो सर, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, एक एडवोकेट बनने के लिए क्या स्किल सेट होना चाहिए? कम्युनिकेशन या पब्लिक डीलिंग, क्या क्या चीज़ें एक एडवोकेट के अंदर होनी चाहिए? देखो प्रथम भाई जी, पहले तो मैं आपको दो चीज़ें क्लियर करूंगा। दो चीज़ें होती है, एक तो एडवोकेट होता है, एक लॉयर होता है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज द बिटवीन डिफरेंस द लॉयर एंड एडवोकेट। राइट। लॉयर वो होता है जब कोई भी बच्चा जो LLB कर रहा है, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने BLLB कर ली है, ठीक है, वो पूरी क्लियर होने के बाद जब वो AIB में रजिस्टर्ड हो जाता है, ठीक है, तो रजिस्टर्ड होने के बाद जो है एक हमें एडवोकेट एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग जो है हमें एक अपना एनरोलमेंट नंबर मिल जाता है। तो उस एनरोलमेंट से पहले जब हम पे डिग्री आ जाती है तब हम कहलाए जाते हैं लॉयर, क्योंकि हमारे पास डिग्री आ चुकी है। लेकिन आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द 1961 एडवोकेट एक्ट इन दी बार एसोसिएशन ऑल इंडिया बार और बार एसोसिएशन स्टेट, आप जिस भी स्टेट में रहते हो उसमें करवाओगे तो आप कहलाए जाओगे एडवोकेट। राइट। ठीक है। और उससे यदि आप लॉयर हो, आपके पास डिग्री है और आपने रजिस्टर नहीं करवाया तो आप केस फाइल नहीं कर सकते, केस फाइट नहीं कर सकते। प्रथम जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत लड़के ना पता क्या करते हैं, अभी जैसे लॉयर बन गए, डिग्री आ गई तो कोर्ट में पेश हो जाते हैं। राइट। बिल्कुल पेश बहुत नहीं होना है। गलतियां की हैं ऐसे बच्चों ने, बहुत गलतियां। पता है क्या करते हैं, डिग्री आते बैंड पहनना शुरू कर देते हैं। ये बैंड जो होता है भाई साहब, ये 18 साल की कमाई होती है। ऐसे नहीं लिया कि ऐसी न्यू करके बांध लिया, वो कर लिया। इसकी इज्जत रखने के लिए, सम्मान रखने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि क्या होता है। पूरा फंडा आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि लो हमें ये भी कहता है कि जब तक आप रजिस्टर न हो जाओ इस बैंड को भी आप नहीं पहन सकते। राइट। सो मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहूंगा, क्या वकीलों के पास ये पावर होती है कि वो इंसान को पढ़ लेते हैं इजीली? हाँ, रीड करने की पावर होती है, क्योंकि वकील जो इतनी किताबें पढ़ता है, आपने देखा होगा वकीलों के ऑफिसों में इतनी किताबें होती है, लाइब्रेरी। ये ऐसे नहीं कि वो दिखावटी होती है, वो पढ़ता है। क्योंकि जब तक पढ़ेगा एक वकील और डॉक्टर, क्यों कहते हैं कि वकील को पढ़ना चाहिए डॉक्टर को, क्योंकि डॉक्टर को शरीर के अंदर इतनी क्या नाम है मांसपेशियां, इतनी नसें होती है कि अगर वो नहीं पढ़ेगा तो गलती जैसा लगाते बंदा सीधा 6 इंच नीचे। ठीक है। और वकील ने अगर गलती करी तो 6 इंच ऊपर। तो क्या करना, हमें पढ़ना है। हमें इतना पढ़ना है पारजी, इतना पढ़ना है। कोई भी लो स्टूडेंट है, आप पढ़ो। और एक बात और, अगर आपको अच्छा वकील बनना है तो आप कोशिश ये करो 5 से 6 घंटे आप रूटीन में डेली पढ़ो। और पढ़ना क्या क्या मैं आपको ये भी बता देता हूँ। यदि आप क्रिमिनल लॉयर हो तो आपको IPC, एविडेंस एक्ट, आपको CRPC और कुछ लोकल लॉ होते हैं जो हमारे स्टेट के अकॉर्डिंग बने हुए हैं, आप वो पढ़िए, रूटीन में पढ़िए। आपको एक एक सेक्शन पता होना चाहिए, आपको एक एक आर्टिकल पता होना चाहिए। खासकर संविधान पढ़िए। भारत की जितनी भारतीय संविधान हमारा है वो हमें बताता है हमारे फंडामेंटल राइट क्या क्या है। इसके अलावा जो सिविल में जाना चाहते हैं वो CPC पढ़िए, सिविल प्रोसीजर को पढ़िए। इसके अलावा कोई चेक बाउंस में जाना चाहता है तो उसमें स्पेशलिस्ट करिए। लेकिन आपको 5 से 6 घंटे डेली पढ़ना होगा, क्योंकि देखो यदि आप अपना भविष्य बदलना चाहते हो, आप एक अच्छे वकील बनना चाहते हो, तो आप ये सोचो कि आप नहीं पढ़ोगे तो आपके पास कौन व्यक्ति आएगा। राइट। तो मीन्स ये है कि वकीलों को वैसे भी बोला जाता है कि वकील एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें पढ़ना पड़ता है, लाइफ टाइम पढ़ना है, बिना पढ़े कुछ नहीं। और हाँ, एक चीज़ और पूछनी थी, अभी बीच में जो न्यूज़ आई थी कि ये नाम चेंज हो रहे हैं, वो क्या था कि वो सेक्शन चेंज हो जाएगा, नाम चेंज हो जाएंगे, वो क्या चीज़ थी? बीच में भी आपने सुना होगा कि IPC, CRPC, एविडेंस एक्ट, ये जो है चेंज हो गए हैं। तो ये अमित शाह जी ने जो है इसमें अभी कुछ चेंजेस करे हैं। वो चेंजेस इसलिए करे क्योंकि एक्चुअली आपने देखा हो क्राइम जैसे रेप है, रेप में आजकल जो है कोई रेप विक्टिम जो होता है
उसका पूरा परिवार के साथ रेप होता है, हम्म। पूरे घर के साथ रेप होता है। क्योंकि एक व्यक्ति जब बच्चा पीड़ित होता है ना, उसे इंसाफ जब तक मिलता है तब तक तो पता लगता है कि उसकी आधी पुश्तें बेचारी राइट, बेकार बेकार हो हो चुकी तो हैं। क्या हो चुका है, ये जो नया कानून बना है इसमें इतने अधिकार दिए हैं कि आपको इंस्टेंट 6 महीने में रिलीफ मिलेगा। कोई भी व्यक्ति होगा जो करेगा Right. उस पर तुरंत एक अलग से एक टीम बैठाई जाएगी और उस पर सारी चीज़ें होंगी और हमें बताया जाएगा। और जो कानून है उसको एक डिस्क्राइब ना करके उसे विस्तार से कर दिया गया है, Right. उसे इजी कर दिया गया है थोड़ा, ठीक है ना। कुछ सेक्शन बढ़ाए गए बढ़ाए हैं, गए कुछ घटाए गए घटाए गए हैं। जिन सेक्शनों का कभी हमारी यूज ही नहीं होता तो मान लो उसका होना या ना होना तो पारसी उसका तो कोई मतलब नहीं है। जी। तो ये सही हुआ। और मैं तो आपसे ये कहूँगा अभी नया कानून को आप जब तक ना पढ़े, जब तक नया कानून अभी ना आए तो अभी आप पुराने कानून को अच्छे से पढ़े, सीखे, समझे और उसी में रहे। क्योंकि सेक्शन थोड़े बहुत आगे पीछे हुए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सब कुछ बदल चुका है। राइट। तो ये चीज़ें आप लोगों को मेन है माइंड में ध्यान में रखनी है आपको ये चीज़ें। और एक चीज़ और मैं पूछ रहा था सर, काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते वकील करने के, ये वो, तो एक मैंने DLSA नाम का कुछ सुना है, तो वो आप बताएंगे जिन लोगों के पास नहीं है वो क्या करें और कैसे अप्लाई होता है और वो कहाँ चीज़ होती है, DLSA क्या होता है? देखो DLSA पहले मैं बताता हूँ, दिल्ली लीगल एड सर्विस होती है जो फ्री में कानूनी सेवाएं प्रोवाइड करती है सभी लोगों के लिए जिनके पास वकील को क्या नाम है हायर करने के हायर पैसे करने के लिए फीस नहीं हो पाती। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहूँगा कि आज के समय में क्या होता है, कोई भी जो कानून होता है, लॉ होता है, वो इतना मजबूत है कि यदि कोई भी व्यक्ति गलती करता है तो कोर्ट ही उसे ऑब्जर्व करता है, ठीक है। और यदि आपके पास मान लो कि फीस के लिए कोई मान लो आप इतने कैपेबल नहीं हो कि फीस दे पा रहे हो, तो आप जो है DLSA में जा सकते हो। दिल्ली ने बना रखी है, पूरी सुविधा है आपके पास। आप जाओ वहाँ पर, आपको पूरा आपको जो भी अधिकार है वहाँ बताते, प्रोसीजर होता है वहाँ पर, उनका प्रोसीजर फॉलो करो, फॉर्म भरो और करो। लेकिन मैं आपको एक डायरेक्शन दूंगा कि अगर आप एक प्राइवेट वकील भी करते हो, आप उसके पास जाते हो, तो वो भी अगर आप उसको आप अपनी समस्याएं बताओ तो ऐसा नहीं कि वो भी फीस लेगा। क्योंकि हम भी ऐसे हैं, अगर 10 क्लाइंट ऐसे आते हैं जो फीस देते हैं, अगर 2 नहीं आते तो हम भी कहते हैं चलो भाई इसका काम कर देते, जरूरी थोड़ी है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, फीस से ज़्यादा जरूरी लोगों के लिए इंसाफ दिलाना, जो हर व्यक्ति को दिलाना चाहिए। और मैं पार्थ जी एक बात कहूँ, यदि किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी, जैसे भी भाई ने बताया कि DLSA में जाना चाहिए, प्रथम जी के रेफरेंस से अगर आप आते हो तो मेरी तरफ से अगर आपका कोई भी केस है, बड़े से बड़ा केस हो, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगा, लेकिन रेफर बाय प्रथम। थैंक यू सो मच सर। और ये चीज़ अब आप लोगों को क्लियर हो गई हैं काफ़ी सारी चीज़ें कि क्या क्या चीज़ें रहती हैं। तो सर एक जैसे लॉ स्टूडेंट के माइंड में इंटर्नशिप को लेके आपने चीज़ें क्लियर कर दी कि इंटर्नशिप मुश्किल नहीं है, आप आगे बढ़ सकते हो, सब चीज़ें। मतलब अगर कोई बच्चा गिव अप करता है कि नहीं यार नहीं हो रहा ये चीज़, है ना, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है और पढ़ना पड़ता है, हर एक चीज़ करना होता है, उन बच्चों के लिए क्या बोलोगे जो छोड़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं इन सब चीज़ों से? क्या होता है, देखो प्रथम जी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि कुछ लोग जो है, बहुत लंबा प्रोसीजर है 5 साल का। राइट। 5 साल की LLB और 3 साल की LLB करने के बाद आप किसी सीनियर के अंडर 5 साल प्रैक्टिस करते हो। सीनियर के साथ प्रैक्टिस करने के बाद तब तक आपका एक्सपीरियंस हो जाता है 12 से 15 साल का। राइट। 15 साल के बाद आप जाके एक वकील बनते हो और एक अर्निंग सोर्स आपको मिलता है जिसके उससे आप अपने परिवार को चलाते हो। तो मैं पब्लिकली आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप लोग अपने आप को ये ना सोचे कि भाई 15 साल बाद मैं कमाऊंगा या नहीं कमाऊंगा, माइंड में ऐसी थॉट लाओ मत। क्योंकि आप शुरू से फोकस क्या करो, जब से आपने BLLB शुरू करी तो आप क्या करो, लोगों से अट्रैक्शन रखो। हमारा काम क्या है, पब्लिक डीलिंग का है, नेटवर्क बूस्ट करने का है। आप अपने माँ बाप, आप अपने भाई बहन, आप अपने पड़ोसी, हर व्यक्ति को आप बताओ आप वकालत कर रहे हो। आप मान लो पैसा कमाना चाहते हो तो शुरू से ही लोकस रखो। आप अगल बगल के जो लोग हैं, कुछ लोग परेशान हैं, जिनको दिक्कत है, छोटे छोटे काम करो उनके, जरूरी नहीं है पैसे पे करो, आप शुरू में काम फ्री में करो। आप लोगों के लिए इतना करो ताकि आप रिजल्ट दो उनको। जब आप काम करके दोगे तो आपको पता लगेगा, धीरे धीरे वो आपको पैसे वाले भी काम लाएंगे। आपको सिर्फ नेटवर्क बूस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि 90% क्या होता है, हमने वकालत करी, हमने नेटवर्क बूस्ट नहीं करा। प्रथम जी तो लोगों को क्या लगता है कि भाई अब वकालत कोई ऐसी डिग्री तो है नहीं कि भाई मैजिक है हमारे पास, लोगों को एकदम धुआं मारा और एकदम आ जाएंगे हमारे पास। वकालत में क्या है, नेटवर्क बूस्ट करो, जितने लोगों से मिलोगे, 1 लोगों से मिलो, 10 से मिलो, 20 से मिलो, 50 से 1000 से मिलो। रोज लोगों को पता लगना चाहिए कि आप एक वकील हो। और 100 केस अगर तुम करते हो, 100 में से मेरी तरफ से गाइडेंस है 5 फ्री करो। 5 इसलिए फ्री करो ताकि हम वकील है, लोगों के लिए फ्री भी कुछ होना चाहिए। लोगों को लगना चाहिए कि यार रियल में वकील है, अच्छे वकील भी है जो लोगों के लिए सहानुभूति रखते हैं।
मजबूरियाँ समझते हैं, ठीक है। लेकिन मैं पब्लिक से भी एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जैसे मैं भी बहुत चीज़ें करता हूँ, कोई भी वकील यदि आपका कोई काम करता है तो देखो थैंकलेस ना रहे, क्योंकि Right. काम होने के बाद क्या होता है, कौन वकील कैसा वकील उससे Right. रिश्ता खत्म कर देते हैं Yes, प्रथम yes, जी। तो ये right. चीज़ें भी थोड़ी अजीब होती देखो है। ये चीज़ें आप लोगों को मेन ध्यान में रखनी है कि क्या चीज़ें फॉलो अप करनी होती हैं। जैसे सर ने थैंकलेस वाली बात बोली, तो ये ऑब्वियसली रहना चाहिए कि हाँ, अगर हमारी कोई हेल्प करता है तो हमेशा उस पर्सन का हमें थैंकफुल ज़रूर रहना चाहिए, ये चीज़। तो सर जैसे कि अब आ जाते हैं कुछ केस स्टडीज़ पर आ जाते हैं। तो सर कोई ऐसा अटपटा केस आप ज़रा शेयर कर दो जो आपको लगा हो कि यार बहुत, जिसने आपको हिला दिया हो, कोई ऐसा केस शेयर कीजिए। मैं आपको एक ऐसा केस बताना चाहता हूँ, नाम को उसको हाइड रखूँगा मैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम पब्लिकली नहीं शेयर कर सकते। ज़रूर। मेरे पास एक रेप केस आया था, वो साकेत कोर्ट का रेप केस था। तो उस केस में क्या था, 2 कपल्स थे। तो 2 कपल्स ने क्या करा, वो लोग जो है लिविंग में रह रहे थे 3 से 4 साल प्रथम जी। तो लिविंग में रहने के बाद क्या होता है, बीच में कभी कभार एक दूसरे से झगड़ा हो जाता झगड़ा है। हो जाता है। तो झगड़ा डिस्प्यूट इतना बढ़ जाता है, अगर ना समझे तो थाने पुलिस तक पहुंच गया। हाँ। अब जब थाने पुलिस तक वो झगड़ा पहुंच गया, तो पहुंचने के बाद पता लगा कि वहाँ पर वो थाने में जाता है, तो उस लड़की ने कहा कि भाई वो लड़के ने मेरे को शादी करने के लिए मना कर दिया है। राइट। शादी करने के लिए अगर उसने मना कर दिया है, तो अब इसका मतलब ये तो है नहीं कि भाई उसके ऊपर केस रजिस्टर्ड कर दिया जाए, ठीक है। राइट। तो प्रथम जी इसमें क्या होता है, पुलिस का रोल ये था कि पुलिस ने उन्हें समझाने की ना जगह और केस को रजिस्टर्ड कर दिया। ओके ओके ओके। तो उसमें क्या हुआ, वो लड़की ये नहीं चाहती थी केस रजिस्टर्ड हो। लड़की ये चाहती थी पुलिस वालों से कि सर एक काम करो, उसे आप कहो कि वो मुझसे शादी करे। और लड़के ने क्या था, लड़का थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा था, तो लड़के ने ये कहा था, जैसे 10 बार उसने बोला कि भाई मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन एक बार उसने गुस्से में बोल दिया नहीं करना चाहता। लड़की ने 10 बार पे विश्वास नहीं करा। हाँ। लड़की ने एक बार पे विश्वास कर लिया कि ये नहीं करना चाहता। लड़की चाहती थी कि कॉम्प्रोमाइज हो जाए। राइट, ठीक है। अब लड़की ये के प्रेशर में मेरे से शादी कर लेगा। तो लड़की ने जो है उसे कहा कि भाई ऐसा है सर, इसे करवाओ, आप लोगों पे इतनी पावर है। उन्होंने कहा भाई केस रजिस्टर्ड कर। लड़के को भी बंद कर दिया। अब लड़के को बंद करा, जब हम मिले उससे कोर्ट के अंदर, तो हमने बताया भाई, लड़की से पूछे क्या दिक्कत है बताओ। उसने कहा सर मैं तो शादी करना चाहती हूँ, केस दर्ज करवाना मेरा मतलब उद्देश्य नहीं था, मेरा सब ये उद्देश्य था, ये मेरे को समझे। राइट। मैं लड़की से पूछा भाई तूने ऐसा कहा था, कह रहा सर एक बार बताओ, अगर मैं 10 बार इसे ये बोलूँ कि मैं ये काम करूंगा तो ये इस पर यकीन नहीं करेगी, नहीं करूंगा तो तुरंत यकीन कर जाएगी। राइट। ठीक है, तो इसको भी तो जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए था। तो उसमें क्या हुआ सर, उस लड़के ने 3 महीने की कस्टडी जो है अननेसेसरी जो है मतलब एक ये कह सकते हैं कि एक ऐसी गाइडेंस जो सही रूप से नहीं मिली, उसने उसको फेस करा। तो जैसे ऐसे मामले आते हैं तो मैं सभी जो पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, कोई भी पुलिस है, मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी भी ऐसे मामले आए उसमें एकदम एफआईआर दर्ज ना करके पहले इन लोगों की काउंसलिंग करें, इनको समझाया जाए। क्योंकि देखो एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बाद तो क्या होता है कि दोनों परिवार के जो है चीज़ें विपरीत हो जाती है। और इसमें क्या होता है कि आगे चांसेस हो जाते हैं बिल्कुल जीरो। एक लड़का जो 10 साल एक लड़की के साथ रहा, कोशिश ये रहे कि उनकी शादी हो जाए तो बहुत अच्छा है। राइट। अगर इनकेस नहीं होते जो भी सर्कमस्टेंसेस है उसमें वो चीज़ें होनी चाहिए। तो आज जो है मैं आपको बता दूं, उस केस में ये फैसला हुआ है कि वो लड़की ने आके अपना बयान ये दिया है कि भाई मैं जो है शादी करना चाहती हूँ, ये रेडी है, मैंने तो उससे ऐसा कुछ कहा ही नहीं है, ये तो प्रेशराइज में सारी चीज़ें हुई। ओके ओके ओके। ठीक है, अब दोनों साथ रह रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो मतलब इतना इंटरेस्टिंग था, ये सोचा कि यार ये क्या है, अगर ये नहीं होता इनके बताओ 7 साल हो गए उस केस को आज साकेत कोर्ट में, और आज वो बरी होने वाला है। ओके। लेकिन इसका तो 7 साल तक जेल में रहे थे क्या वो? 3 महीने जेल रहा था। बेल मिल गई थी, लेकिन बेल के बाद जैसे दोनों मिले तो उन्होंने अपनी कंफ्यूजन को दूर करा। कंफ्यूजन दूर हुई तो उन्होंने बताया कि भाई ये ऐसे ऐसे चीज़ें, लेकिन चार्जशीट सारी उसके अगेंस्ट थी। लड़की ने आके उसका बयान दिया कोर्ट में, बताया कि जी ऐसा मैं तो लड़के से प्यार करती हूँ और मैं इसके एफआईआर नहीं करवाना चाहती थी, ये सारी चीज़ें ऐसी है। अब आज दोनों साथ रह रहे हैं। ओके ओके। तो बहुत इंटरेस्टिंग रहा। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। हाँ। सो सर, जो कपल्स के और मैरिजेस के डिस्प्यूट्स होते हैं आजकल, तो इनके पीछे आप तो केस स्टडीज रेगुलरली हैंडल करते हैं, क्या लगता है आजकल ये डाइवोर्स के केसेस इतने बढ़ रहे हैं, है ना, कपल में डिस्प्यूट हो रहे हैं, तो किस चीज़ का आपको लगता है, एग्रेशन या लोग मेंटली डिस्टर्ब हैं या थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट, क्या लगती है आपको इसके पीछे परेशानी? प्रथम भाई जी, पहली बात तो 2 चीज़ें होती है, एक तो होती है लव मैरिज, एक होती है अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज। अगर लव मैरिज कोई व्यक्ति करता है तो उसकी जो एक्सेप्टेशंस होती है, जैसे मैंने किसी से प्यार करा तो मैंने कुछ ऐसे वादे कर दिए धरती से लेके और आसमान को मिलाने तक के उसको प्रोमिसेस कर दिए। अब जब अगर मैं उसको फुलफिल नहीं करूँगा उन वादों को, तो वो डिस्टर्बेंस क्लियर हो जाती है।
उसे बता दिया जीवन में तेरे लिए इतना करूंगा, वो करूंगा, फैसले इतने दे दिए उसने। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप कोई भी प्रॉमिस कर रहे हो, आप वो करो जो कर सकते हो। ऐसा कोई फेक प्रॉमिस मत करो अपने पार्टनर के साथ जिसकी वजह से आगे भविष्य में वो एक्सेप्टेशन बहुत ज़्यादा कर ले। यदि आप 100 कमा रहे हो ना, तो आप उसे बताओ आप 50 कमा रहे हो, क्योंकि देखो पैसा एक ऐसी चीज़ है जो अर्निंग कभी भी जो है एक परमानेंट नहीं होती है, वो ऊपर नीचे होती रहती है। Yes. तो उससे क्या होगा, आपके रिश्ते में जो है मिठास आएगी। आप अगर मान लो अभी उसे सपना दिखा दो भाई आने वाले टाइम में मैं 2 फ्लैट लूंगा, आपने एक फ्लैट भी नहीं ले पाए, तो प्रथम जी उससे डिस्प्यूट हो जाते हैं। Yes, yes. फिर दूसरी बात है, आप ये बताते हो भाई मेरे माँ बाप मेरे अनुसार चल रहे हैं, आप उसे रियलिटी बताओ आप हो क्या। आप जब सच बोलोगे ना, आपका रिश्ता एक दिन भी चलेगा तो आपको खुशी होगी। झूठ बोल के रिश्ता चलाने से अच्छा ये है प्रथम जी सच बोल कि सच बोल के रिश्ता तोड़ दिया जाए। Right. तो 90% जो लोग हैं वो अपने रिश्ते को बनाने के लिए झूठ ज़्यादा बोलते हैं, तो उसकी वजह से डिस्प्यूट होता है। और लड़की क्या होती है, लड़की एक बहुत सॉफ्ट कॉर्नर में होती है, वो किसी से भी बात करेगी तो वो उसकी हर बातों पे यकीन कर जाती है। Right. तो खासकर लड़के भी होती है, ऐसा नहीं है वो भी झूठ बोलती है कहीं ना कहीं, लेकिन लड़के भी बोलते हैं काफी हद तक। दोनों तरफ से ऐसा होता है कि Right. रिफ्लेक्शन होता है। दोनों अगर एक दूसरे को सच बोले कि भाई मेरे को ये चीजें ऐसे चाहिए, कोई भी एक दूसरे से एक्सेप्टेशन ना रखे, उम्मीदें ना रखे प्रथम जी, Right. तो वो रिश्ता चल जाएगा। अब दूसरा आ जाता है अरेंज मैरिज में डिस्टर्बेंस क्या होता है। अरेंज मैरिज में ये डिस्टर्बेंस होता है 90% क्या होता है, अरेंज मैरिज जो है 2 परिवार का होता है शादी। राइट, 2 परिवार की शादी होती एक है। ऐसा नहीं है कि कपल लड़का लड़की की शादी हो रही है। अरेंज मैरिज तो होती है 2 परिवारों का मिलन। एक परिवार में अगर मान लो 10 लोग हैं, दूसरे में 20 लोग हैं, तो उन 30 लोगों का मिलन हो रहा है, Yes. उनकी सोचों का मिलन हो रहा है। अब क्या होता है देखो, एक लड़की अगर तुम्हारे घर में आती है, लड़की के घर में प्रथम जी, तो वो सोचता है कि 20 साल जैसे ये वहां पर रही, वो एकदम जो है मेरे कहने पे सब कुछ चेंज कर दे। सबको चेंज कर दे। वो एकदम कहते हैं ना बैठ जाए, एकदम कहते उठ जाए, एकदम कहते खाना लाए। Yes. तो देखो एक व्यक्ति जो 20 साल अपने माँ बाप के साथ रहा, उसने जैसी जिंदगी भी जी, तो उसको अगर हम ये चाहे कि हमारी तरह जिए, वो समझे, तो पहले हमें उसे समझाना पड़ेगा भाई ये मेरी लाइफ स्टाइल ये है, मेरा रूटीन बैकअप ये है, मेरे माँ बाप इस तरीके के, और इस चीज़ को मैं ऐसे करूँगा। Right. और दूसरा क्या होता है कि कोई भी बात, जैसे मान लो 2 व्यक्ति होते हैं, आप पति पत्नी हस्बैंड हो, अगर पति गर्म हो तो पत्नी थोड़ा ठंडी हो जाए। पति पत्नी में दोनों में ऐसा होना चाहिए एडजस्टमेंट कि दोनों जो है Right. अपनी चीज़ों को समझे, हाँ, एक ऐसा अंडरस्टैंडिंग ना- बना के चलें। अब एक ने कहा कि तू, तो दूसरा क्या अच्छा अच्छा तू ले, तू खुद Right. तो हो जाते हैं फिर वो। ठीक है? Yes, right. तो चीजें So, थोड़ी reflect हो जाती है। yes. तो आप क्या सजेस्ट करेंगे आज के यूथ को, लव मैरिज की अरेंज मैरिज? देखो मैं आपको बता दूं, मैं तो बिलीव जो करता हूँ वो अरेंज मैरिज पे करता हूँ, क्योंकि जो हमारे माँ बाप होते हैं उन्होंने Right. बड़ी मुश्किलों और शिद्दत को साथ में पाला पोसा होता है। ठीक है, एक छोटी उम्र में टीनेजर्स में हमें प्यार हो जाता है, Right. वो प्यार ना हो के मैं उसे अट्रैक्शन कहूँगा। Yes. जो चीज़ हमें अच्छी लगती है और देखने में पसंद आती है वो प्यार नहीं होता। Yes. प्यार तो वो होता है जो मैच्योरिटी में हमेशा होता है। और प्यार हमेशा, एक बात ध्यान रखना, प्यार वो होता है जो हम किसी से करते हैं और जीवन में उसके बाद कोई आए ना। Yes. लेकिन आजकल का प्यार ऐसा होता है कि ये आया, तू गया, परसों वो आया, परसों ये आया, तो Yes. वो प्यार नहीं होता। Right, ठीक right. है। और मेरा कहना ये भी है कि अपने रिलेशंस को ट्रू रखिए, वो अरेंज मैरिज हो, लव मैरिज हो। बीवी आपका देखो, वो अगर आपसे शादी करके आई है, वो बेशक अरेंज में हो या लव में हो, तो आपका सम्मान है। आपकी फैमिली मेंबर को आप समझाओ, कैसे समझाना, वो इतनी जल्दी नहीं समझा पाएगी। आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करो प्रथम जी, जो चीज़ें आप Right. अंडरस्टूड करके चलो, थोड़ा आप झुको, थोड़ा वो झुकेगी, Yes, right. रिश्ता सही चल जाएगा। Right. तो अरेंज मैरिज करो या लव करो, डजेंट मैटर, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए रिश्ते में। Right. आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, आप बता दीजिए। मेरी प्रथम जी आपकी भाभी जी के साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। मेरी शादी को 10 साल हो गए, मेरी एक बेटी एक बेटा है। और शायद कभी कभी ऐसा होता है कि हम यहाँ पर तो बहुत अच्छे वकील हैं और यहाँ पर बहुत अच्छा हमारा वर्चस्व है, लेकिन वहाँ जाके हम सरेंडर कर देते हैं। राइट, ठीक है, वहाँ जाके हम ऐसे हो जाते हैं बिल्कुल शून्य, कुछ पता ही नहीं है। राइट है। तो आपका इतना बड़ा एक्सपीरियंस हो गया, तो ये क्वेश्चन मेरा रहेगा कि आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में गैप बना लिया या अभी भी नोक झोंक हो जाती है कि यहाँ की टेंशन घर ले गए और घर पे लड़ाई हो गई? एक्चुअली प्रथम जी हमने जो शुरू में दोनों ने, हस्बैंड वाइफ ने डिसाइड ये कर लिया था कि भाई प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को दोनों को बीच में नहीं लाएंगे। तो कभी भी क्या होता है, हम इस लाइफ को थोड़ा अलग करते हैं। और मान लो कभी आपकी भाभी अगर हमें कुछ कह भी देती है तो हम तो सरेंडर कर देते थे। खत्म, किस्सा ही Right, खत्म, किस्सा ही खत्म। सरेंडर। राइट, गलती ना होते भी हम कहते हैं हमारी गलती। राइट, क्यों? क्योंकि देखो अब
10 साल के बाद अगर मैं इस रिश्ते को छोड़ता हूँ ना, या मैं करता हूँ, तो मुझे ये सोचना चाहिए 10 साल से क्यों निभा रहा था इस रिश्ते को। एक रीजन होना चाहिए। फिर दूसरा बच्चे हैं, अगर मैं अपने बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठाऊंगा तो कौन उठाएगा? थर्ड व्यक्ति तो कोई नहीं उठाएगा। फिर मेरी आने वाली जनरेशन पे इफेक्ट क्या पड़ेगा? जो मेरे माँ बाप ने मेरे साथ करा, आज मैं एक अच्छा वकील हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए करूंगा तो वो मेरे अच्छे वो बनेंगे। और ये मैं इसलिए नहीं करूंगा कि मुझे कुछ नंबर्स मिले या मुझे कुछ वो मिले, ये मेरा क्या नाम है, एक तरीके से मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी है। राइट। और ये हम हिंदुस्तानी, तो तुम्हें पता, हम तो फॉलो करते हैं कस्टम को, ऑब्वियसली मानना ही तो चाहिए। एक चीज़ और मेरे को पूछनी थी, अभी कपल्स की बात चल रही थी कि एक मैंने ऑनलाइन वीडियो देखा था कि एक फेक प्रॉमिस वाली चीज़ होती है कि लड़की आपके एलिगेशन लगा सकती है अगर हमने उसको मैसेज पे टाइप करके सेंड कर रखा है कि मैं तुझसे ही शादी करूंगा, तो वो उसको एज अ प्रूफ कि इसने वो फेक प्रॉमिस से फिजिकल रिलेशन, क्या है वो चीज़, एक बार एक्सप्लेन अभी सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट आई है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि यदि आपने किसी से शादी करने का वादा देने पर और उससे अगर फिजिकल रिलेशंस बनाए हैं और आपने ये कहा है कि भाई मैं तेरे से शादी करना चाहता हूँ, और आपने बार बार कहा है और रीजनेबल कोई जेन्युइन कारण नहीं है इसका शादी ना करने का, तो आपके ऊपर जो एफ बनती है। ओके। लेकिन यदि आपने ये कहा है कि भाई मैं जो तेरे से शादी करूंगा, और मान लो आपके परिवार की किसी कारण वजह से, जो जेन्युइन रीजन है, जो आप ये बताते हो कि माँ बाप के कारण कोई जेन्युइन रीजन ना प्रथम जी और नहीं हो पाई, तो सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट है जो अभी बताती है, हाल फिलहाल में आई है 2023 में ही, जो बताती है फिर जो है आप जो है प्रोमिस टू मैरिज जो है लड़का नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। रीजन ये आज के यूथ के लिए बहुत बड़ी वो रहेगी, सीख रहेगी कि आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि क्या जजमेंट है। ओके। सो सर, आप इतने फिट हैं और इतने दबंग स्टाइल के हैं, क्या राज है इन सब चीज़ों के पीछे? देखिए, हमारा जो प्रोफेशन है वो प्रोफेशन फेस वैल्यू पे और पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है। राइट। और मैं सभी लॉयर्स को बोलूँगा कि आप जो है जिस तरह से हम लोग किताबों को मेंटेन करते हैं, जिस तरह से हम अपनी सारी चीज़ों को मेंटेन करते हैं, क्लाइंटों को टाइम को मेंटेन करते हैं, डेट को मेंटेन करते हैं, ऐसे हमें जितना हम अच्छा दिखेंगे उतना हमारा जो है काम भी अच्छा होगा। तो आप अपने आप को मेंटेन करें, सुबह उठे योगा करें, मैं भी करता हूँ सुबह उठ के 5 बजे। जिम में नहीं जाता हूँ क्योंकि जिम का टाइम नहीं मिलता है, फिर योगा करने कम से कम 1 घंटा योगा करें, और कोशिश ये करें कि सुबह उठ के 3 से 4 गिलास पानी पिए, जो आपके लीवर को और आपको बहुत अच्छा रखता है। राइट राइट राइट। ठीक है, फल फ्रूट ज़्यादा खाएं। यस। सो एक आध केस अगर आप कोई और शेयर करना चाहो, कोई क्रिमिनल केस हो या कुछ ऐसा केस हो दिल्ली का ही। हाँ, क्रिमिनल केस में आपको बता देता हूँ। एक मर्डर केस था अभी हाल फिलहाल में, मैं आपको बता देता हूँ। 30,000 का वो केस है, और उस केस में क्या हुआ है, 7 से 8 साल की लड़की के साथ रेप करके उसके चेहरे के जो मतलब स्किन को काट के, प्राइवेट पार्ट को काट के, और उसे जंगल में फेंक दिया जाता है। ये केस रजिस्टर्ड हो जाता है, और इस चीज़ को हाइड रखूँगा मैं, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, और ये केस चल रहा है। सच है या झूठ है ये तो बात की बात है, ये तो एविडेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं जो हमें ना करना पे भी हमारी ज़मीर भी गवाही नहीं देता, जो हम ये सोचते हैं कि यार ये हम क्यों कर रहे हैं, लेकिन प्रोफेशन है। देखो, डॉक्टर के पास अगर कोई मान लो व्यक्ति आता है, वो बेशक खून करके आया है या वो सही है या गलत है, और वो आके अगर अपना वो करवाता तो प्रथम जी वो तो अपना काम करेगा, अपना काम करेगा। ठीक है। अगर इस काम को मैं नहीं करूंगा तो कोई और करेगा। अभी वो एक्चुअल में क्या है, जो एक्यूज मेरे पास है, मैं एक्यूज की तरफ से हूँ, तो उसमें अगर मान लो मैं इसे ये कहता हूँ ये भी एक्यूज है, और बाद में ये पता लगता है कि भाई ये आगे 10 साल बाद बरी हो जाता है इस केस से, ठीक है, तो फिर ये उसके साथ इंसाफी नहीं है। ये उसके साथ वो हुआ ना। तो हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हाँ कोशिश ये करेंगे कि इंसाफ जो है इस लड़की को मिले। इसके साथ जो गलत हुआ है वो गलत है, और हम भी काफ़ी बारीकी से चीज़ों को देखते हैं, और जहाँ हमें लगता है कि जेन्युइनिटी है केसों में, और यहाँ पर इसके साथ गलत हुआ है, तो हम खुद ही उस केस को बैकफुट हो जाते हैं। क्योंकि देखो, हमारी भी बीवी है, बच्चे, परिवार है, हम कभी नहीं चाहते कि सोशल नेटवर्क पे या सोशली कोई ऐसा नेगेटिव मैसेज जाए जो लोगों को गलत मैसेज जाए। तो सर, ऐसा भी लाइफ में आपकी आता है कि कोई केस ऐसा आ गया जो थोड़ा आपके अंदर भी डर बैठ गया उसको लेके, कोई इस ऐसी पार्टीज का केस आ जाता है कभी कभी, तो कभी ऐसी सिचुएशन हुई है आपके साथ? देखो, क्रिमिनल लॉयर है तो हम लोग तो केस करते हैं, और जो वकील होता है उसे जब हम किसी के पक्ष में करते हैं तो सामने वाला विरोधी हो जाता है। यस। और धमकियाँ भी आती है, लेकिन कभी ऐसा प्रथम जी रहा नहीं को कोई मुझे धमकी दे दे, क्योंकि मैं खुद इतना दबंग व्यक्ति हूँ। सामने वाला व्यक्ति देखने से पहले सोचता है कि धमकी दूँ या न दूँ, क्योंकि हम कानून के भी और वैसे भी बहुत स्ट्रॉन्ग व्यक्ति है, और वकील को अगर धमकी देगा
तो फिर दो ही रास्ते से, जो कोर्ट में ही उसने मान लो बदतमीजी कर दी तो उसकी फिर केस कौन लड़ेगा? हाँ ठीक है ना, राइट, फिर तो वकील कोई भी नहीं खड़ा होगा उसके कोई नहीं साथ, खड़ा होगा। है ना। और ये हमारी पूरी यूनिटी का वो है, वकील की जो एकता होती है, यूनिटी है, पूरे हिंदुस्तान में फेमस है कि किसी भी वकील के साथ कोई हादसा होता है, कुछ होता है, तो सारे वकील एक यूनिट में हो जाते हैं। तो देखो मैं तो आपसे ये कहूँगा, कभी भी आपके अगर किसी वकील से कोई बात हो भी जाए, प्यार से बैठ के करो, कभी भी ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करे, या कभी भी कुछ ऐसा ना करे जिसकी वजह से जो चीज़ें बन रही है वो भी बिगड़ जाए। क्योंकि वकील एक आपके फैमिली का हिस्सा है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, अगर मान लो आपकी तबीयत खराब हो जाए, डॉक्टर सही नहीं करता, तो आप पीटते थोड़ी हो उसे, उसे प्यार से बताते हो दवाई बदल दो। ऐसी वकील के पास जाओ, अगर केस समझ में नहीं आ रहा तो आप दोबारा करवाओ, प्यार से बोलो, क्योंकि वकील भी तो इज्जत चाहता है, वो भी तो इंसान ही है आपकी तरह। अरे एक बात बताओ, प्रथम जी अगर उसे इज्जत ही नहीं मिलेगी तो गुस्सा तो उसे भी आएगा, वो भी ह्यूमन नेचर है, राइट। ठीक है। यस, सो आज के यूथ के लिए अगर आप कुछ एक दो ऐसी बुक्स आईपीसी या सीआरपीसी की कोई बताना चाहें, कोई रेफर करना चाहें, तो कौन सी अच्छी बुक्स हैं जिसमें अच्छा नॉलेज मिले बच्चों को? और क्योंकि आजकल नॉलेज पावर है, राइट, तो कोई ऐसी एक दो बुक्स अगर आप रेफर करना चाहें। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के भी 10 से 12 जजमेंटें आई है, आप उनको पढ़ना, आप डाल देंगे वेबसाइट पे तो आपको दिख जाएगी सुप्रीम कोर्ट की। और सभी यूथ को बोलूँगा, इंटर्न को, कि आप डेली अपडेट रहे, करंट अफेयर्स को पढ़े, और कोशिश ये करें कि साइटेशन और जजमेंटों को, आप जो लैंडमार्क जजमेंट है उनको पढ़े, और जो हाल फिलहाल में आ रही है उनको पढ़े। और इसके अलावा आप अगर बुक पढ़ना चाहते हैं तो आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी और एविडेंस एक्ट, आप ये रेगुलर पढ़े। आपको अगर अच्छा वकील बनना है, ये 4 बुक्स ऐसी है कि आपको जो है जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर देगी। यदि आपने आईपीसी पढ़ा है तो पूरा हिंदुस्तान देखो ऑफेंस करता है, वही सेक्शन आईपीसी के 511 जो आपको काम आएंगे वो सभी के लिए लागू होते हैं। आप सीपीसी पढ़ते हो तो आपको पता लगेगा सिविल में क्या है, आप क्रिमिनल प्रोसीजर पढ़ते हो तो आपको कोर्ट का पता लगेगा क्या है। तो मेरे हिसाब से सभी वकीलों को ये 4 चीज़ें जरूर पढ़नी चाहिए, जो आगे भविष्य में बनना चाहते हैं, जो पढ़ रहे हैं। इनको एक बार किताब पढ़ने के बाद जो है ये महसूस होना चाहिए कि हमें सारी चीज़ें टिप्स में पता है। यदि आप बार बार बुकों को खोल के देखोगे तो फिर आपको जो कुछ चीज़ें कंफ्यूज करेगी। आप इनको इतना समय दे, रोज रूटीन में 1 से 2 घंटे दे, तो पढ़ के आपको लगेगा कि हमें कुछ पता है। एंड एक चीज़ जो मैं स्टार्टिंग में पूछने वाला था, वो चीज़ मेरे माइंड में नहीं आई, मैं अभी आपसे पूछूंगा कि एक जैसे जब हम एडवोकेट बनते हैं, वो होता है ना कि हमें कॉर्पोरेट जाना है, लिटिगेशन क्या होता है, वो चीज़ क्या होती है, मतलब और डिफरेंस क्या होता है उनमें, और कौन सा करना बेस्ट रहता है? हाँ, देखो वकील, जैसे भी मैंने आपको बताया, वकील तो एक ही होता है, ठीक है। वकील अगर रजिस्टर्ड हो गया वकील है। लेकिन कॉर्पोरेट क्या होता है, कॉर्पोरेट कुछ कंपनी का वर्क्स होता है, ओके, कंपनी लॉयर होता है, कुछ फर्में होती है, लो फर्म बना के लोग कॉर्पोरेट में चले जाते हैं, और अपने नीचे 10-12 लोगों ने मिलके एक यूनिटी में बना के, और उन्होंने अपना जो कॉर्पोरेट जो बड़ी बड़ी कंपनी जैसे रिलायंस है, उनके केसेस हैंडल करते हैं, उनके जो टाटा रतन है या और लोग इनके केसेस को डील करते हैं, और कुछ वो कंपनी के थ्रू करते हैं काम, लॉ फर्म रहते हैं, लॉ फर्म है। कुछ होते हैं प्राइवेट काउंसिल, मैं आपको बता दूं, प्राइवेट काउंसिल वो होते हैं जो कोर्ट के अंदर होते हैं, और वो किसी का भी केस हो, मर्डर हो, रेप हो, डकैती हो, या कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो, या चेक बाउंस हो, वो सभी ले लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन करियर किस में अच्छा है, जैसे भी आपने पूछा, करियर तो देखो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो आप उसे चूज करो, सभी में ही करियर बढ़िया है। लेकिन आप ये देखो जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट आता है, जिस फील्ड में आप चाहते हैं कि आप खुश हो। जैसे प्रथम जी, हमारा जो प्रोफेशन है बहुत ही ज्यादा टेंशन भरा है। यदि मान लो मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मैंने एलएलबी कर ली, तो अगर मैं बैठ के यहाँ पर सिविल की फाइल पढ़ने लग जाऊँ तो मैं बोर हो जाऊंगा। लेकिन अब मुझे क्रिमिनल में इंटरेस्ट है, तो मुझे लगता है मुझे क्रिमिनल लॉयर पढ़ना चाहिए। क्योंकि जिस चीज को आप पढ़ने के बाद, कोई भी प्रोफेशनल हो, आप पढ़ के 12 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, 18 घंटे पढ़ो, आप अगर यदि बोर नहीं हो रहे तो आप उस फील्ड के लिए बने हो। और यदि आप उस फील्ड के लिए बने हो तो आप याद ध्यान रखना, आप फिर नाम कमाने वाले व्यक्ति हो। आपको कोई नहीं रोक सकता नाम कमाने से, राइट। सो एट लास्ट, अगर यूथ के लिए, आपने आजकल आप केसेस हैंडल कर रहे होगे सर, आपने देखा होगा कि यूथ का एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा हो गया क्राइम में, है ना। यूथ का एक डाइवर्जन जा रहा है, भटकाव है उनके मन में क्या है, तो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में यूथ बहुत ज़्यादा है, आप रेगुलर देख रहे होंगे। तो यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इस चीज़ में क्या ना पड़ के, क्योंकि सर लाइफ शॉर्ट हो जाती है फिर उस पर्सन की जो क्राइम में पड़ गया, तो क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यूथ के लिए एक मैसेज है कि आप जो है शॉर्टकट ना पकड़े। आजकल क्या हो गया है कि कुछ चीज़ें ऐसी है, कुछ लोगों की बैक बहुत मजबूत है। जैसा आज हम 4 दोस्त हैं,
दो दोस्तों का बैकग्राउंड इतना अच्छा है कि वो पहले करोड़पति है, BMW में आ रहे हैं, तो हमें लगता है यार हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, अब हम क्या करेंगे यार, वो उसके पीछे से बैकग्राउंड ऐसा है तो मुझे भी होना चाहिए। भाई ठीक है, हमारे माँ बाप ने हमें ऐसा बना दिया, तो हमारे पास जो है हमें उसे सुकून से रहना चाहिए। हमें किसी को देख के अपने आप को कंपैरिजन नहीं करना, क्योंकि आप एक बात ध्यान रखना है कि यदि आप पढ़ते हो, लिखते हो, अपनी नॉलेज को गेन करते हो, तो आने वाले समय में आप नॉलेज के जरिए, नॉलेज एक ऐसी चीज़ है भविष्य में जो आपको कितना ही पैसा कमवा सकती है। आप नॉलेज बढ़ाओ अपनी, आप इतना पैसा कमा सकते हो आप सोच भी नहीं सकते। आप अपनी जो वैल्यू को नॉलेज के जरिए पुट करो। आप ये मत सोचो कि पहले कि मुझे कमाना है कमाना है कमाना है। आप एडवोकेट बनो, आप चूज कर लो कोई भी प्रोफेशन, और आप ये सोचो कि भाई मुझे अब इतना पढ़ना है, और 3 घंटे पढ़ने के बाद आप देखना 1 साल बाद आपके पास खुद ही पैसा आने लग जाएगा, क्योंकि आप कंटिन्यूटी 3 घंटे दे रहे हो। अब यूथ क्या करता है, शॉर्टकट के चक्कर में, यार मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, इसमें कुछ मिला नहीं, दूसरा कर लो, तीसरा कर लो, उधार ले लेते हैं। आजकल देखा होगा आपने, छोटे छोटे लड़के आईफोन है उनके पास, है ना, उनके पास, उनके ये नहीं पता कि भाई पढ़ते कौन सी क्लास, 10वीं में आईफोन लेके घूम रहे हैं, सब अपना पूरा वो कर रहे हैं। तो एक बात तो जब ये फैसिलिटी उनको मिल रही है तो उनको पता कैसा लगेगा कि भाई इस चीज़ में मेहनत करके बनना चाहिए हमें। तो मैं आपसे पहले कहूँगा कि कोई शौक बुरा नहीं होता, लेकिन आप एक ऐसा शौक पालो जो सबसे बड़ा शौक है एजुकेशन का। आप पढ़ो, रात दिन पढ़ो आप, और आप ये देखना यदि आपके पापा करोड़पति है तो आप उनसे भी ऊपर जाओगे, लेकिन आप पढ़ना मत छोड़ो। आप जिस भी फील्ड में हो, शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए। राइट। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छी गाइडेंस मिल गई, पॉइंट बहुत बेस्ट मिल गया कि आपको शॉर्टकट यूज़ नहीं करना है। शॉर्टकट यूज़ करने से ही वही होता है ना, फिर खाली दिमाग हो जाता है, वो शैतान का घर, और हाँ, तो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इंगेज हो जाते हैं वो। और एट लास्ट आप हमारे चैनल के लिए अगर कुछ 2 शब्द बोलना चाहें। पहली बात तो प्रथम जी, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, और आपका चैनल मुझे बहुत अच्छा लगा, और आप भी बहुत अच्छे लगे, क्योंकि आपने जितनी भी बातें आज कही लो स्टूडेंट के लिए, वो बहुत इंस्पायर्ड है और वो बहुत मोटिवेशन है। क्योंकि बहुत लोग मुझे भी इंस्टाग्राम पे मैसेज भेजते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो आपके मैसेज के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से उनको सीखने को मिलेगा। और आप ग्रो करो, आप आगे बढ़ो, और आप आगे बढ़ रहे हो बहुत ही। इनके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सर को भी फॉलो करें। मैं आईडी मेंशन कर दूंगा नीचे, और कोई भी प्रॉब्लम आती है आप शेयर कर सकते हैं। सर का नंबर भी मैं फ्लैश कर दूंगा यहाँ पर, तो आप अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर कर सकते हैं। आपको गाइडेंस यहाँ से ज़रूर मिलेगी और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिलेगा। ओके, सो थैंक यू सो मच सर, आपने इतना अच्छा समय निकाला यंग जनरेशन के लिए, क्योंकि सर गाइडेंस की बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो वही चीज़ है, इनिशिएटिव हमारा यही है कि मेन है गाइडेंस बेस्ट मिले। सो आप देख सकते हो। और सर की पर्सनालिटी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना, सर की मूंछें कैसी लग रही है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग इंटरव्यू पॉडकास्ट में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहो। जय हिंद। जय हिंद।